गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। कई बार जानकारी का अभाव, कई बार लापरवाही और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा केयर, ये 3 चीज़ें आपके प्लांट्स को खराब कर देती हैं। मैंने इन कारणों को खोजने की कोशिश की। 10 ऐसे कारण हैं मेरे हिसाब से जिनकी वजह से आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। पहले वीडियो में 5 कारण बताऊंगी और अगले वीडियो में 5 और कारण बताऊंगी जिसकी वजह से अक्सर आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। आप उनको अच्छे से लगा नहीं पाते हैं, आपके प्लांट हैप्पी नहीं दिखते हैं, वो डल दिखते हैं, उनकी पत्तियां उतनी खूबसूरत और उतनी हेल्दी नहीं दिखाई देती हैं और अगर कई बार वो मर भी जाते हैं। और ऐसे में आप ना ही अपना कलेक्शन बढ़ा पाते हैं, ना ही अपने प्लांट को हैप्पीली ग्रो होते देख पाते हैं। फिर आपका जो मोटिवेशन का लॉस होता है, एंथुजियाज्म का लॉस होता है, मनी का लॉस होता है, वो तो है ही। घर में भी लोग कहने लगते हैं कि नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों लाते हो, मार देते हो इनको। तो चलिए आज उन कारणों पे बात करेंगे जिन कारणों की वजह से हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। वीडियो में 5 कारण और अगले वीडियो में 5 और कारण, सो दैट आप उनको देख करके पूरी तरह से ये समझ सकें कि क्या ऐसी गलतियां आप करते हैं जिससे आपके प्लांट जल्दी मर जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आपके मोटिवेशन का और पैसे का, दोनों का ही आपको लॉस होता है। सबसे पहली गलती तो होती है, कई बार हमारी शुरुआत ही गलत हो जाती है। हम नर्सरी से प्लांट खरीदते समय या जहाँ से भी हम प्लांट खरीदते हैं वहाँ से प्लांट खरीदते समय हम गलत प्लांट का चुनाव कर लेते हैं और हमारा प्लांट लाने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद ख़राब हो जाता है। और 2-3 बार 4 बार अगर आपके साथ ये हो जाए तो आपका तो मोटिवेशन का लॉस होता ही होता है। घर में और लोग भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, तुम संभाल तो पाते नहीं हो, तुम संभाल तो पाती नहीं हो, फिर क्यों लगाती हो इनको। तो आप जब नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं तो सबसे पहले आप प्लांट को स्टेम का और रूट का जो जॉइंट होता है, जो पार्ट मिट्टी में होता है से ऊपर होता है, उसको दबा के चेक करके देख लें। अगर वो आपको पिलपिला लग रहा है, वो अगर आपको मशी लग रहा है, तो आप उस प्लांट को बिल्कुल भी मत लें। और ये बात कैक्टसेस, सक्यूलेंट्स और तरह तरह की जो आपके फिल्टर्ड सनलाइट वाले प्लांट जैसे एग्लोनिमास हो गए और डाइफिनबेकिया हो गए, इन सारे प्लांट्स के केस में ये बात बिल्कुल ध्यान देने की होती है कि आप सॉइल के ऊपर का, जस्ट ऊपर का जो पार्ट है आपका ये वाला, इसको दबा के अच्छे से चेक कर लें। अगर ये ज़रा भी आपको पिलपिला और मशी लगे तो इस प्लांट को बिल्कुल मत लें, दूसरा लें। दूसरा, जब आप प्लांट खरीदने जाते हैं तो हमेशा नज़र ये रखें कि जो प्लांट आप ले रहे हैं उसमें एक आध अगर एक्स्ट्रा स्टेम निकला हो तो बहुत अच्छा है। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको 2-3 प्लांट बनाने का कुछ दिनों में ही ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, वो प्लांट ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि अगर उसमें से नीचे से फ्रेश ग्रोथ हो रही है तो इट मीन्स कि उसकी जो रूट्स हैं वो हेल्दी हैं, उसका स्टेम जो है हेल्दी है और उस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं आपने ये सोच के कि ये तो बहुत बड़ा और लंबा लग रहा है, हम ये ले लेते हैं, तो कई बार वो प्लांट उतना हेल्दी नहीं होता है। उसकी हाइट की वजह से आपको लगता तो होता है कि आपने एक बड़ा प्लांट लिया, पर वो प्लांट का जो बेस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो सबसे बड़ी जो चूक हम करते हैं वो हम करते हैं ओवर वाटरिंग की। मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो, उनकी टेंडेंसी होती है प्लांट्स को ओवर वाटर करने की। से ही हम इतने ज़्यादा केयरफुल होते हैं कि हमको लगता है कि कहीं प्लांट में पानी कम तो नहीं हो गया है। और ख़ासकर जब आपको नया नया आपने गार्डनिंग शुरू किया हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से आपके जो प्लांट्स हैं उनमें, आपके पॉट्स में ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो मशी और ब्राउनिश ब्लैक होकर के और सड़ने लगती हैं। क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाएगी, प्लांट में एरेशन उतना ही इम्प्रॉपर होगा और रूट्स को जब अच्छे से हवा नहीं लगेगी और ड्राइनेस नहीं होगी तो आपके प्लांट में रूट रॉटिंग शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही आपके प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो विल्ट होने लगती हैं और वो येलो होकर के गिरने लगती हैं। अब रूट रॉटिंग क्यों होती है? रूट रॉटिंग होने के कई कारण हो जाते हैं। एक तो आपने प्लांट का जो ड्रेनेज होल है उसको प्रॉपर खुला नहीं रखा है। उसका तरीका ये होता है कि आप अपने पॉट में नीचे कुछ इंच अच्छे ग्रेवल्स या टूटी हुई पॉटरी को डाल करके
और उसको अच्छे से उसमें वेंटिलेशन क्रिएट कर दें, और सो दैट कि नीचे के पोर्शंस में वाटर लॉग ना हो। दूसरी बात, आप जब प्लांट लें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो प्लांट अगर क्विक ड्राइंग सॉइल जाता है तो उस प्लांट को कभी भी सेरेमिक के पॉट में या प्लास्टिक के पॉट में मत लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक और सेरेमिक के पॉट जो होते हैं उनमें पोर्स नहीं होते हैं। अगर टेराकोटा के पॉट में हम पानी डालते हैं तो वो जहाँ कुछ चंद घंटों में सूख जाता है, वहीं अगर हमने प्लास्टिक के पॉट में पानी अच्छे से डाल दिया तो वो पानी सूखने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपको कई बार ऊपर का पानी, आपका ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो सूख जाती है, मगर अंदर पानी इकट्ठा होता रहता है और आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता है। और अंदर पड़ी हुई आपकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सड़ती रहती हैं। आपको तब पता चलता है जब सडनली एक दिन आपका प्लांट ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, मर जाता है, तब आपको ये लगता है वो इस प्लांट को क्या हो गया। मगर वो प्रक्रिया जो है वो अंदर से शुरू हो चुकी होती है। जो आपको ऊपर तक दिखाई दे या उसका असर दिखाई दे, उसमें थोड़ा सा अगर समय लगता है और आपको अंदाज़ा सही से लग नहीं पाता है, आपका प्लांट मर जाता है। ज़्यादातर प्लांट में जब तक टॉप 2-2.5 इंचेस की सॉइल ड्राई ना हो तब तक आप उसमें पानी ना डालें। दूसरा, जिन प्लांट को की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आप देखेंगे उनकी तुरंत ही, जैसे ही उनको पानी की कमी लगती है, उनकी पत्तियां हल्की सी मुरझाने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो प्लांट मर जाएगा, और जब आप पानी डाल देंगे तो वो लीव्स वापस अपने शेप में आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि उस प्लांट की जो वाटरिंग नीड है वो ज़्यादा है। इसलिए आजकल के समय में जब आपको जानकारियाँ आसानी से मिल जाती हैं, तो आपको कोई भी प्लांट लाने के बाद पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी ले लेनी चाहिए, या लाने के पहले ही मेरे हिसाब से तो जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ सन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको किन वेराइटीज़ को चूज़ करना है, आपके यहाँ सन की अवेलेबिलिटी कम है तो आपको किन वेराइटीज़ को चूज़ करना है, सो दैट कि वो आपके यहाँ प्रॉपर ग्रो हो सकें, और आपका जो एंथुजियाज़म है वो भी बना रहे, आपका कलेक्शन भी हेल्दी बना रहे, और आपके पैसे भी वेस्ट ना हों। प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सॉयल एरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और कई बार हमारी जो मिट्टी होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इतनी ज़्यादा वाटर लॉक्ड होती है कि उसमें एरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से भी आपके प्लांट्स मरते हैं। और आपको लगता है कि आप खाद भी डाल रहे हैं, आप पानी भी डाल रहे हैं, आपने उनको प्रॉपर जगह रखा है, फिर भी प्लांट क्यों नहीं चल रहा है। तो लैक ऑफ एरेशन या बहुत कम एरेशन का होना भी एक इसका कारण होता है, क्योंकि एरेशन जो है वो कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करता है और सॉइल को ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी से प्रॉपर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स को ले पाती हैं और प्लांट की विगरस ग्रोथ में हेल्प करती हैं। और आप अपने मिट्टी को अच्छे से उसकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, सो दैट कि उसमें एरेशन प्रॉपर बना रहे और रूट्स अंदर जा कर के अच्छे से पानी, हवा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, ले सके। प्लांट में जो अगली प्रॉब्लम जो उनको कई बार आपके प्लांट जिसकी वजह से बढ़ जाते हैं, वो उसकी फीडिंग से रिलेटेड है। प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हर प्लांट की अलग अलग होती है, और किसी प्लांट को कुछ एक खास, किसी को ज़्यादा फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, किसी प्लांट को किसी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस तरह से अगर आपने ये ध्यान कर लिया या ये पता कर लिया, ये जानकारी इकट्ठा कर ली कि आपको ने जो प्लांट लगाया है उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट हेल्दी बना रहता है, और आपका प्लांट स्टार्वेशन से नहीं मरता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने पॉट्स में प्लांट्स को लगाते हैं तो हमने उसमें ऑलरेडी फर्टिलाइजर्स ऐड किए होते हैं। खासकर हम उनमें वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या किसी तरह का ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करके मिट्टी में तभी हम अपने प्लांट लगाते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हमने इतना कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट्स के लिए ये पर्याप्त है। पर ऐसा होता नहीं है। पर पॉट के एक फिक्स एनवायरनमेंट में, एक सीमित दायरे में उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिप्लीट होते हैं। और अगर हम इसको रियलाइज़ नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट कई बार स्टार्वेशन से उसकी लीव्स येलो होती हैं और बेरौनक होने लगती हैं, और धीरे धीरे हमारा प्लांट न्यूट्रिशन के अभाव में उसकी ग्रोथ पिछड़ जाती है, बहुत ही थका हुआ, बहुत ही बेरौनक सा दिखाई देता है, और या कई बार मर भी जाता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम साल में कम से कम 4 बार अपने प्लांट को
कोई ना कोई सप्लीमेंट, कोई ना कोई न्यूट्रिशनल, कोई ना कोई फर्टिलाइज़र उनमें ज़रूर ऐड करें। ये फर्टिलाइज़र आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो केमिकल भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ऐड करते समय इतना सिर्फ ध्यान रखना होता है कि जो आपका फर्टिलाइज़र है वो पुराना हो, पका हुआ हो, कच्चा ना हो, क्योंकि अगर वो कच्चा होगा तो वो प्लांट को फ़ायदा पहुंचाने की जगह प्लांट को नुकसान करेगा और आपको लगेगा कि हमने तो लो गोबर की खाद डाली थी, फिर भी हमारा प्लांट क्यों मर गया, क्यों हमारा फर्टिलाइजेशन शॉक में चला गया प्लांट। मगर अगर वो गोबर कच्चा है, पूरी तरह से पका नहीं है, तो वो प्लांट को फ़ायदा पहुंचाने की जगह प्लांट को डैमेज करेगा, प्लांट को नुकसान करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काऊ डंग मैन्योर भी यूज़ कर रहे हैं तो वो एज्ड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए और इस तरह के डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। अगर आपके फर्टिलाइज़र का काऊ डंग मैन्योर का कलर लाइट ब्राउन है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपरली पका हुआ नहीं है, प्रॉपरली अभी प्लांट को देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखें। अब आती है बात केमिकल फर्टिलाइज़र की। केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ भी यही है कि आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का चुनाव करें। अगर आपको अपने प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करना है और आप चाहते हैं, इतना ज़रूर है कि अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए होती है तो आपको थोड़ी बहुत मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से एक पॉइंट के बाद प्लांट को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना कि छोटी सी एक चुटकी केमिकल फर्टिलाइज़र से हो जाएगा। जितने भी प्लांट जिनमें लीव्स की ग्रोथ के लिए आप उनको लगाते हैं, लीव्स की ब्यूटी की वजह से लगाते हैं, उनको आपको NPK की 19-19-90 या 20-20-20 के फिक्स अनुपात वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, सो दैट कि उनमें फोलिएज की ग्रोथ हो, स्टेम की ग्रोथ हो, रूट्स की ग्रोथ हो और पत्तियाँ खूबसूरत और चमकदार बनी रहें। और ये फर्टिलाइज़र आप प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग एक चुटकी से लेकर के और 1 चम्मच तक प्लांट में डाल सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालें तो वो पॉट्स में किनारे की तरफ डालें, प्लांट के स्टेम के पास ना डालें और डालने के बाद तुरंत उनमें खूब अच्छे से पानी भर दें। इसके साथ ही बहुत तेज़ धूप हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, तब प्लांट में आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल भी ऐड ना करें। आपके प्लांट्स के काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाने का या जल्दी मरने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, उस प्लांट को पर्याप्त लाइट का ना मिलना। या तो आपके प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा लाइट मिल रही है या फिर आपके प्लांट को उतनी लाइट नहीं मिल रही है जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इनमें आता है जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके साथ, जिनको कि हम इंडोर प्लांट कहते हैं। हम एक्चुअली इंडोर प्लांट को एकदम इंडोर वर्ड का जो मीनिंग होता है उससे एसोसिएट कर लेते हैं। इंडोर का मतलब ये अंदर रहेगा, इसको बाहर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता नहीं है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी को थोड़ी मोड़ी सनलाइट की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अगर आप हो सकता है कि किसी प्लांट को 15 दिनों में थोड़ी सी धूप की ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी प्लांट को 20 दिनों में धूप की थोड़ी ज़रूरत पड़े, पर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती ही होती है। किसी को कम क्वांटिटी में होती है, किसी को पूरी क्वांटिटी में होती है। और जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो आपको अच्छे से ये क्लियर नहीं होता है कि ये प्लांट सन लविंग प्लांट है या फिर इसको मीडियम या फिर बहुत ही लाइट सनलाइट की ज़रूरत है। और इसमें होता क्या है, कई बार आप लो सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स को धूप में रख देते हैं, तब आपका प्लांट जल के और ज़रूरत से ज़्यादा धूप की वजह से मर जाता है। कई बार आप ज़्यादा सनलाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट को शेडी एरियाज़ में रख देते हैं, इंडोर्स रख लेते हैं और फिर आपका प्लांट कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी कलेक्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, और अगर प्लांट को प्रॉपर लाइट ना मिले तो ये प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती है। ऐसे में प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो फ्यूल चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से प्लांट आपका ग्रोथ में पिछड़ने लगता है और कई बार लगातार लंबे समय तक सनलाइट ना मिलने के कारण आपका प्लांट मर सकता है। तो सबसे पहले इंडोर प्लांट वर्ड को सही से समझें। इंडोर प्लांट का मतलब ये है कि वो प्लांट एक कुछ समय तक के लिए अंदर रखा जा सकता है। ये अवधि 1 हफ्ता हो सकती है, 3 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, कुछ प्लांट्स में ये 20-25 दिन भी हो सकती है। प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट को समझने के कई तरीके हैं आज के समय में, जबकि आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है। तो प्लांट को लाते समय आप गूगल इमेजेस की, गूगल फ़ोटोज़ की,
गूगल लेंस की हेल्प से आप प्लांट को आइडेंटिफाई करके और उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले करके और फिर प्लांट को आप रिपोर्ट करें, उसकी केयर करें, उसका प्लेसमेंट करें। और अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो फिर आप जब नर्सरी से प्लांट लेते हैं तो ये गौर करें कि नर्सरी में वो प्लांट कहाँ रखा था। उसने ओपन एरिया में रख रखा था या फिर किसी कवर्ड एरिया में जिसको उसने ग्रीन नेट से कवर करके रखा था, वहाँ पे रखा था, या फिर बाहर आउटडोर्स में किसी पेड़ के नीचे वाले एरिया में रखा था। अगर ओपन में रखा है तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट को फुल सन की ज़रूरत है। अगर किसी ट्री के नीचे रखा है तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट को फुल सन तो चाहिए पर फिल्टर्ड। और अगर उसने ग्रीन नेट के अंदर रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक लो सनलाइट रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है और आपको इसको एक ऐसे एरिया में रखना पड़ेगा जिसमें सनलाइट सुबह के 3-4 घंटे या शाम के 3-4 घंटे आती हो, दोपहर की हार्श या स्ट्रॉन्ग सनलाइट उसके ऊपर ना पड़ती हो। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उसका प्लेसमेंट करें। अगला कारण है प्लांट्स का शॉक में जाना। आपका प्लांट कई वजहों से शॉक में जा सकता है। सबसे पहला तो जब आप प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो वहाँ वो अपने ही तरह के बहुत सारे प्लांट से घिरा हुआ रहता है। वहाँ उसको उसकी उस जगह पे रखा गया होता है जो उसके लिए एक आइडियल प्लेस होता है। और वहाँ से जब आप प्लांट लाते हैं तो वो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो उस प्लांट के लिए नया होता है। ऐसे में कई बार आप जब उस प्लांट को ला करके तुरंत ही उसको रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है और फिर कई बार वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है और रिपोर्टिंग के बाद, नर्सरी से लाने के बाद आपका प्लांट मर जाता है, ख़राब हो जाता है। आपको लग रहा है नर्सरी से उसने हमें ख़राब ही प्लांट दे दिया था इसलिए मर गया, पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आप जब प्लांट लाते हैं तो आपको तुरंत उसको रिपोर्ट करने से बचना चाहिए। दूसरा, हर प्लांट का एक हैप्पी प्लेस होता है और आप जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं और उसको तुरंत रिपोर्ट ना करें। 2-4-6 दिनों में जब प्लांट उस प्लेस पे अपने को अच्छे से एस्टैब्लिश कर ले तब आप उस प्लांट को रिपोर्ट करके और उस प्लेस पे रख दें। इससे आपका प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होगा। दूसरी वजह ये होती है कि कई बार आपका अपना हाउस प्लांट किसी एक जगह बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, पर आपने अपने बालकनी की, अपने गार्डन की सेटिंग चेंज की और उसको ले जा कर के किसी दूसरी जगह रख दिया, या आपने उसको बाहर रखा हुआ था और फिर लाके आपने उसको इंडोर्स रख लिया। ऐसे में भी कई बार प्लांट शॉक में चला जाता है और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है और सडनली उसकी लीव्स झड़ने लगती हैं और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और आप ये समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि फिर उस प्लांट को आप ऐसा करें कि तुरंत ही ले जा कर के उसके उस प्रीवियस स्पॉट पे रख दें जहाँ पर वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। कई बार वहाँ वापस जाने के बाद आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगता है। अगले 5 कारण जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग। एक छोटा सा लाइक करें जिससे मुझे अच्छा फील होगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट कि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें। थैंक यू वेरी मच।